Hello, very warm welcome to Baby Code Free IELTS classes. I'm Tanu Virmani, an IDP certified trainer plus a TEFL TESOL trainer too. So I'm back with my session number 9 जिसमें हम आज डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक strategies for sentence completion and short answer question. So कैसे आप sentence completion करने वाले हैं attempt और कैसे आप short answer questions को attempt करने वाले हैं. We are going to discuss about all those strategies. कौन कौन सी problems आप face करते हैं, क्या क्या tips आपको चाहिए, कैसे आप time manage करेंगे इन types of questions के लिए. So moving forward, आप डाउनलोड कर सकते हैं एकेडमिक रीडिंग मॉक टेस्ट एंड जनरल रीडिंग मॉक टेस्ट. एवरी डे आपको एक टेस्ट फ्री मिलता है, बट इफ यू वांट अनलिमिटेड तो आप मेंबरशिप को बाय कर सकते हैं. टेस्ट जो है वो पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल है, सो इट्स वेरी इजी फॉर यू टू टेक आउट प्रिंट आउट लेके आप एवरी डे 2 टेस्ट 3 टेस्ट 4 टेस्ट इट डिपेंड्स ऑन यू, आप कंप्लीट कर सकते हैं. इफ यू आर हैविंग एन एग्जाम, अगर आपका एग्जाम है इन नियर डेज, यू कैन टेक आउट अ प्रिंट आउट और आप प्रैक्टिस कर सकते हैं. देयर आर डिफरेंट थिंग्स ऑल्सो विच आर अवेलेबल ऑन आवर एप्लीकेशन, सो आप एप्लीकेशन से बेनिफिट ले सकते हैं. सो लेट्स टॉक इन डिटेल कि सेंटेंस कॉम्प्लीशन क्या होता है और शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस क्या होते हैं. फर्स्ट इज सेंटेंस कॉम्प्लीशन. सो सेंटेंस कॉम्प्लीशन के नेम से ही आप समझ सकते हैं यू हैव टू कंप्लीट द सेंटेंसेस. यहाँ पे आपको सेंटेंसेस को कंप्लीट करना होता है. दैट मीन्स आपको इनकम्प्लीट सेंटेंसेस मिलते हैं, आपको गैप्स दिया जाता है उनके बिटवीन. सो आप इसको ये भी कह सकते हैं कि ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स की तरह होते हैं. इस टाइप ऑफ क्वेश्चन में आपको सेंटेंसेस दिए हैं, उसके बीच में आपको गैप्स दिए हैं, आपको क्या करना है, सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है. और वर्ड्स को कहाँ से फाइंड आउट करना है, वर्ड्स को फाइंड करना है आपको रीडिंग टेक्स्ट में से. दैट मीन्स जो आपका रीडिंग पैसेज है उसमें से आप क्या करेंगे, अपने आंसर को फाइंड आउट करेंगे और उन ब्लैंक्स को क्या करेंगे, फिल करेंगे. ये क्वेश्चंस आपकी वोकैबुलरी को भी टेस्ट करते हैं, बिकॉज यहाँ पे आपका क्या चेक किया जाता है, आपकी पैराफ्रेजिंग, दैट आर यू एबल टू अंडरस्टैंड पैराफ्रेजिंग और नॉट. आप सिनोनिम्स को समझ पा रहे हो कि नहीं, आर यू अवेयर ऑफ डिफरेंट सिनोनिम्स और नॉट, आपको डिफरेंट सिनोनिम्स के बारे में पता है कि नहीं. सो दीज क्वेश्चंस ये क्या टेस्ट करते हैं, आपकी वोकैबुलरी टेस्ट करते हैं. अब हम बात करने वाले हैं एग्जाम्पल की कि कैसा होता है सेंटेंस कॉम्प्लीशन, पैराफ्रेजिंग कैसे होती है, प्रॉब्लम्स क्या क्या फेस करते हैं, कौन कौन सी टिप्स और एडवाइस मैं आपको देने वाली हूँ और कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज का आप यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. सो यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन कि यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन 38 to 40. कंप्लीट द सेंटेंसेस बिलो, चूज नो मोर देन 2 words फ्रॉम द टेक्स्ट फॉर ईच आंसर. अब आपको कंप्लीट करना है सेंटेंसेस को और आपको क्या करना है, नो मोर देन 2 words लिखने हैं. जब हमें नो मोर देन 2 बोला जाता है, दैट मीन्स आप 2 से ज्यादा नहीं लिखोगे, बट 2 से लेस आप लिख सकते हो. दैट मीन्स अगर आप अपने आंसर में 1 word लिखते हो तो वो भी एक्सेप्टेबल है, अगर आप अपने आंसर में 2 words लिखते हो वो भी एक्सेप्टेबल है, बिकॉज आपको मोर देन 2 नहीं लिखना, लेस देन 2 आप लिख सकते हो, राइट. सो नेक्स्ट what thing you need to understand is कि आप अपनी इंस्ट्रक्शंस को हमेशा सबसे पहले रीड करोगे और इंस्ट्रक्शंस को रीड करने के बाद आपको ये चेक करना है कि आपको टेक्स्ट में से आंसर लिखना है, राइट, फ्रॉम द टेक्स्ट. तो टेक्स्ट में से ही आप अपने आंसर को लिखोगे, यू कैन नॉट रीफ्रेज योर आंसर, आप अपने आंसर को सिनोनिम या रीफ्रेज नहीं कर सकते, राइट. सो यहाँ पे 3 इनकम्प्लीट सेंटेंसेस है जिसको आपको कंप्लीट करना है. नो मोर देन 2 words आपको दिया है, दैट मीन्स आप 1 word या 2 word का आंसर लिख सकते हो. इससे ज्यादा अगर आपने आंसर लिखा तो आपका आंसर करेक्ट होते हुए भी रॉन्ग हो जाएगा और आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे, राइट. और आपको जब फ्रॉम द टेक्स्ट बोला है, दैट मीन्स आप वर्ड्स को चेंज नहीं कर सकते, आपका जो टेक्स्ट में वर्ड है वो ही वर्ड आपको यहाँ लिखना है, राइट. सो वर्ड लिमिट पे और आपको इस इंस्ट्रक्शन पे बहुत ध्यान देना है और तभी आपको क्वेश्चन टू क्वेश्चन क्या करना है, रीड करना है, ठीक है. तो सेंटेंस कॉम्प्लीशन लुक्स लाइक दिस. नेक्स्ट इज, अब आपको पैराफ्रेजिंग कैसे मिलती है.
समटाइम्स क्वेश्चन में आपको कुछ वर्ड्स दिए हैं, बट जब आप टेक्स्ट पढ़ते हो पैराग्राफ का, तब आपके वर्ड्स क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं, रीफ्रेज हो जाते हैं, उसमें सिनोनिम ऐड हो जाते हैं, राइट। तो आपको यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको पैराफ्रेजिंग और सिनोनिम समझना बहुत जरूरी है, बिकॉज आइल्स के एग्जाम में एग्जामिनर वांट यू, और एग्जामिनर यूज करते हैं रीडिंग टेस्ट में भी और लिसनिंग टेस्ट में भी, और आपको क्या है, उस पैराफ्रेजिंग और सिनोनिम को समझना है। बट जब आप राइटिंग और स्पीकिंग करते हैं, तब एग्जामिनर आपसे एक्सपेक्ट करता है कि अब आप क्या करो, आप पैराफ्रेजिंग और सिनोनिम की स्किल्स दिखाओ, राइट। पहले वो आपको पैराफ्रेजिंग और सिनोनिम देते हैं जिसको आपको समझना होता है और आपको आंसर को फाइंड आउट करना है। बट जब आप राइटिंग और स्पीकिंग टेस्ट करते हो, तब एग्जामिनर आपसे एक्सपेक्ट करता है कि अब आप लिखो राइटिंग में पैराफ्रेजिंग, और स्पीकिंग में आप पैराफ्रेज करके आंसर को दो, राइट। सो पैराफ्रेजिंग क्या होता है, पैराफ्रेजिंग का मतलब कि आप जब रीफ्रेज कर देते हो एक सेंटेंस को, उसका मीनिंग सेम रहता है, बट आप क्या करते हो, उसमें डिफरेंट वर्ड्स को ऐड कर देते हो। फॉर एग्जाम्पल, मोस्ट मेन ड्राइव कार्स टू वर्क। अब हमें इसको क्या करना है, पैराफ्रेज करना है। तो पैराफ्रेज करने के लिए आप इसमें क्या करोगे, सिनोनिम्स रिप्लेस करोगे, सिनोनिम्स को ऐड करोगे। सो मोस्ट मेन को रिप्लेस करके क्या करा, मेजॉरिटी ऑफ मेल्स। ड्राइव कार्स, वो ड्राइव करते हैं कार, दैट मीन्स वो क्या करते हैं, यूज करते हैं ऑटोमोबाइल्स को, किस लिए, वर्क के लिए, टू वर्क, दैट मीन्स टू गेट टू देयर जॉब्स के लिए। सो वर्क को रिप्लेस करके जॉब, कार्स को रिप्लेस करके ऑटोमोबाइल्स, ड्राइव को रिप्लेस करके यूज, एंड मोस्ट को रिप्लेस करके क्या करा है, मेजॉरिटी, और मेन को रिप्लेस करके मेल्स। सो आप देख सकते हैं कि दोनों सेंटेंसेस का मतलब जो है, मीनिंग जो है, वो बिल्कुल सेम है, बट वहां पे मैंने क्या करा है, डिफरेंट वर्ड्स यूज कर दिए। सो आई हैव ऑल्सो यूज सिनोनिम्स, दैट मीन्स मैंने कौन से वर्ड यूज करे हैं जिनका सेम मीनिंग है, राइट, सिमिलर मीनिंग है या सेम मीनिंग है। तो आपको भी वही स्ट्रैटेजी याद रखनी है कि आपको भी ये सिचुएशन फेस मिल सकती है कि आपके क्वेश्चन में आपको फर्स्ट सेंटेंस मिलेगा, लेकिन आपके टेक्स्ट में आपको सेकंड स्टेटमेंट मिलेगा, राइट। मूविंग फॉरवर्ड, आप इस टेबल में देख सकते हैं, इसमें मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स डाले हैं जिसमें आपको पैराफ्रेजिंग और सिनोनिम्स मिलेंगे, जो रीडिंग टेस्ट में बहुत बार आ चुकी है, राइट। सो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन में आपको कई बार लिखा हुआ मिलता है अबाउट 1900, राइट। बट जब आप रीडिंग का पैराग्राफ रीड करते हो, तब आपको क्या मिलता है, वहां पे आपको लिखा हुआ मिलता है द अर्ली ईयर्स ऑफ 20th सेंचुरी। सो यू गेट कंफ्यूज, स्टूडेंट्स क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि मे बी यहाँ पे तो अर्लियर 20th सेंचुरी की बात हो रही है, बट अर्ली ईयर्स ऑफ 20th सेंचुरी का मतलब क्या होता है, अबाउट 1900। सो वो क्या हो गया है, वो पैराफ्रेज हो गया है यहाँ पे। रिकॉर्ड्स डेट फ्रॉम, बिगेन कीपिंग रिकॉर्ड्स फ्रॉम, रिकॉर्ड्स डेट फ्रॉम मतलब रिकॉर्ड कब से स्टार्ट किया गया था, वो ये बात कर रहे हैं। तो बिगेन कीपिंग रिकॉर्ड्स, तो उन्होंने रिकॉर्ड करना कब से स्टार्ट करा था, राइट। सो आपको बहुत बार ऐसी सिचुएशन मिलेगी जब आपके क्वेश्चन में आपको लिखा होगा रिकॉर्ड्स डेट फ्रॉम, बट आपके रीडिंग का पैरा जो होगा उसमें आपको लिखा मिलेगा बिगेन कीपिंग रिकॉर्ड्स। थर्ड एग्जाम्पल, इंटेंसिव बर्स्ट ऑफ एनर्जी, और टेक्स्ट में मिलेगा explosive release of energy. Fourth one, growing international importance, increasing global participation. So global is again international, increasing is growing, importance is participation, right. Recognize at a younger age as an early age. So कब recognize हुआ, कब identified हुआ, early age में। aims to develop power. So what is the aim, what is the main focus is, उनका focus क्या है, increase करना power, that means develop करना power. Inadequate diet, if you're not having sufficient diet, that means you are deficient in mineral, deficiency in mineral. These are some of the examples जो reading test में आए हुए हैं. Links to, it can lead to. Current knowledge is basic, our understanding is fundamental, right. So basic is fundamental, like we talk about fundamental principles also. So you can see कि ये सारे examples आपको मिलते हैं reading
मॉड्यूल में। मूविंग फॉरवर्ड अब हम बात करेंगे स्ट्रैटेजीज के बारे में और टिप्स के बारे में जो आपको क्या करती हैं, हेल्प करती हैं एंड हाउ। वेरी फर्स्ट टिप, चेक करो कि क्या वर्ड लिमिट आपको दी है, व्हाट यू हैव टू राइट। आपके क्वेश्चन को रीड करके आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि हाउ मेनी वर्ड्स आपको लिखने हैं वहां पर। आपकी इंस्ट्रक्शन क्या है, नो मोर देन 2 वर्ड्स है, नो मोर देन 3 वर्ड्स है। अगर नो मोर देन 3 वर्ड है तो इसका मतलब आप 1 वर्ड, 2 वर्ड और 3 वर्ड का आंसर लिख सकते हो, राइट। नंबर्स को आप न्यूमेरिकली भी लिख सकते हो, राइट। 72 को आप 1 वर्ड ही काउंट करोगे, 7 अलग या 2 अलग आप काउंट नहीं करोगे, राइट। सो 72 को आप क्या लिखोगे, एज अ 1 वर्ड। हाइफनेटेड वर्ड्स, जिन वर्ड्स के बीच में हाइफन आता है उन वर्ड्स को हम हमेशा 1 वर्ड काउंट करते हैं, दे आर नेवर काउंटेड एज डिफरेंट, चाहे उसमें एक हाइफन हो, 2 हो या 3 हो। फॉर एग्जाम्पल स्टेट ऑफ द आर्ट, सो इसमें आपको 3 हाइफन दिख रहे हैं बट स्टिल ये क्या है, 1 वर्ड है। नेक्स्ट इज समटाइम्स क्वेश्चन विल स्टेट यूज वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट, कि आपको जो वर्ड्स लिखने हैं, आपको जो आंसर लिखना है वो आपको टेक्स्ट में से लिखना है। तो उस टाइम आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि आप जो भी आंसर लिखोगे वो आप अपने टेक्स्ट में से लिखोगे, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। आप ना उसको चेंज कर सकते हो, ना ही आप उसको डिफरेंट फॉर्म्स में बदल सकते हो, कुछ भी नहीं। और अगर वहां पे आपको ऐसी इंस्ट्रक्शन नहीं दी तब आप अपने वर्ड को चेंज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू मेकिंग इट ग्रामेटिकली करेक्ट, राइट। बट मीनिंग सेम होना चाहिए, मीनिंग गलत नहीं होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। थर्ड इज आंसर आपके ऑर्डर में होते हैं, आपके जो भी आपका क्वेश्चन का ऑर्डर होता है, आंसर नंबर 1 हमेशा आपको आंसर 2 से पहले मिलेगा और आंसर 3 हमेशा आपको आंसर 2 के बाद मिलेगा। चेक करो कि आपका जो आंसर है वो ग्रामेटिकली करेक्ट है कि नहीं है। टाइप ऑफ वर्ड जो आपने सिलेक्ट करा है एज अ आंसर वो फिट करता है कि नहीं करता, राइट। जो भी ब्लैंक आपका ब्लैंक स्पेस है वहां पे वो फिट करता है कि नहीं करता, ग्रामेटिकली करेक्ट होता है या आपने कोई एरर क्रिएट करा है। आंसर चेक करो कि वो क्या है, वर्ब है, नाउन है, एडजेक्टिव है या एडवर्ब है। इससे क्या होगा, आपको पता चलेगा कि आपका आंसर करेक्ट है या नहीं। जब भी आप स्कैन करते हो अपने आंसर को, मेक श्योर करो कि आप पैराफ्रेजिंग को माइंड में रखो। पैराफ्रेजिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल ऑफ IELTS एग्जामिनेशन, राइट। फाइंड करो कि आपका आंसर आपको कहाँ मिल रहा है टेक्स्ट में, राइट। बट उससे पहले आपको क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि आप क्या ढूंढ रहे हो, राइट। रीड करो पहले अपने क्वेश्चंस को, बाद में अपने टेक्स्ट को रीड करो। दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट टिप्स जो आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। नेक्स्ट इज स्ट्रैटेजीज। कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज का हमें ध्यान रखना है कि जब फर्स्ट वन इज रीड द इंस्ट्रक्शन केयरफुली। सबसे पहले आप अपनी इंस्ट्रक्शन को रीड करोगे, चेक करोगे कि हाउ मेनी वर्ड्स यू कैन राइट, कितने वर्ड्स आपको लिखने हैं यहाँ पे, हाउ मेनी वर्ड्स आर एक्सेप्टेबल हेयर, एंड ईदर दे वांट यू टू राइट सेम वर्ड फ्रॉम द क्वेश्चन और नॉट। आपको सेम वर्ड लिखना है पैसेज से कि नहीं लिखना, या डिफरेंट आप लिख सकते हो, राइट। इनकम्प्लीट सेंटेंसेस को पहले रीड करो, वर्ड सोचना स्टार्ट करो, प्रिडिक्ट करो आंसर को कि यहाँ पे आंसर क्या हो सकता है, राइट। ऑल्सो थिंक अबाउट कीवर्ड्स, कीवर्ड्स के बारे में सोचो कि क्या क्या सिनोनिम्स आपको मिल सकते हैं, क्या मुझे पैराफ्रेजिंग यहाँ मिल सकती है। उस इंफॉर्मेशन को लोकेट करो क्विकली जाके स्कैनिंग करके। अगर आपको आंसर नहीं मिल रहा, नेक्स्ट पे मूव ऑन करो, एक आंसर पे स्टक बिल्कुल मत हो, आपका सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, राइट। सो इनकम्प्लीट सेंटेंसेस को रीड करो अगेन एंड अगेन, रीडिंग टेक्स्ट को उसके बाद रीड करो, तब अपने आंसर को फाइनलाइज करो। स्पेलिंग्स को हमेशा चेक करो, कभी कभी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जब कॉपी करते हैं वहां से अपनी आंसर शीट में स्पेलिंग एरर कर देते हैं। आंसर करेक्ट होते हुए भी आंसर क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है, बिकॉज आपने रॉन्ग स्पेलिंग किया, राइट। सो यू हैव टू अप्लाई द सेम स्ट्रैटेजी फॉर एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चन। हियर इज अ पैसेज ऑन माय स्क्रीन, मेरी स्क्रीन पे आपको एक पैसेज दिख रहा है। आपको इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं, इंस्ट्रक्शन कह रही है कि नो मोर देन 2 वर्ड्स।
दैट मीन्स आप 1 वर्ड का आंसर लिख सकते हो, 2 वर्ड्स का आंसर लिख सकते हो, बट 2 से ज्यादा नहीं लिख सकते, राइट? तो आप इसको फाइंड आउट करो। आई एम गिविंग यू सम टाइम, आपके पास कुछ टाइम है इसको फाइंड करने के लिए, एंड देन यू हैव टू check your answers. Question number 1 says the taste is a more extreme experience than the smell, and this is because of the strong pleasure between dash and dash. तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि strong pleasure relationship जो है वो किसके बीच में है, dash और dash। आपको 2 words यहाँ पे find out करने हैं। Second is it is universally acknowledged that dash is the ultimate pleasurable sensation। वो क्या चीज है जो कि क्या है, एक ultimate pleasurable sensation है। सो यू कैन थिंक ऑफ योर सिनोनिम कि आपको इसमें से किसी का सिनोनिम मिलेगा कि नहीं। थर्ड इज फेमस फ्रेंच राइटर डैश इज वाइडली नोन फॉर यूजिंग दिस आइडिया इन हिज वर्क। अब फ्रेंच राइटर के नेम की बात हो रही है कि फ्रेंच राइटर का नेम क्या है। वर्ड शुगर, हनी, स्वीटी आर यूज बाय लवर्स एज अ टर्म्स ऑफ। अब लवर ये सब टर्म्स को यूज करते हैं किस लिए, so you have to look for that word. Fifth is, in spite of gaining attractions for its sugary taste, no one is sure what exactly makes a dash sweet. So, क्या बनाता है एक चीज को sweet? You have to look for that. Start reading the passage now. Once you're done with reading your questions, तब आपको passage को read करना है. So, I'm also starting reading my paragraph. मैं भी अपने paragraph को read कर रही हूँ. And second statement में I can see the taste is more intense experience than smell. Food technology believe this is because of strong pleasure relationship. किसका relationship है? Between the brain and food. So मुझे मेरा पहला आंसर मिल गया है brain and food. Second question है कि universally acknowledged. अब इसी के बाद जहाँ पे ये sentence end हो रहा है and it is universally acknowledged that sweetness is the ultimate pleasure taste sensation. Sweetness क्या है? Ultimate pleasurable sensation है। So मेरे को मेरा second answer भी मिल गया है। थर्ड वन, फेमस फ्रेंच राइटर, जहां पे ये सेंटेंस एंड हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल फ्रेंच राइटर मार्सेल प्रोस्ट इज फेमस फॉर यूजिंग दिस आइडिया इन हिज वर्क। तो मुझे फ्रेंच राइटर का नेम भी मिल गया है, दे आर ऑल इन सीक्वेंस। फोर्थ वन, द वर्ड शुगर, हनी, स्वीटी आर यूज्ड बाय लवर एज अ टर्म ऑफ। ओके, नाउ रीडिंग नेक्स्ट स्टेटमेंट्स, आई एम स्कैनिंग विद माय कीवर्ड्स। मैं स्कैन करके ही हमेशा अपने आंसर्स को फाइंड आउट करती हूँ, मैं कभी सेंटेंसेस पूरा रीड करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करती। सो आई गॉट इट हियर। देखो मिडल ऑफ द पैराग्राफ में, इन सर्च ऑफ पास टाइम द वर्ड शुगर, हनी एंड स्वीटी आर यूज बाय लवर एज अ टर्म ऑफ एंडरमेंट, राइट? सो एंडरमेंट वो टर्म होता है जिसे यूज किया जाता है फॉर लव, अफेक्शन के लिए। सो यू कैन see here and write your answer. Fifth one, in spite of gaining attraction के बारे में बात हो रही है। I'm reading below my paragraph और मैं read कर रही हूँ। I'm scanning also. End of the paragraph में लिखा है despite the attraction of all things sugary. So sugary taste. However, no one is sure what exactly makes a substance sweet. So substance is the correct answer. You can check all your answer. Please check your spellings also whenever you transfer it to the answer sheet, because that is the most important step. आपने आंसर सही फाइंड करा, बट अगर आपने आंसर शीट पे उसको नहीं लिखा करेक्ट, तो you will lose marks. Check the explanation also. Always look for your word limit. अपनी word limit को हमेशा ध्यान में रखो। ओके, नेक्स्ट वील टॉक अबाउट शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। अब शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हमने लाइक इफ आई आस्क कि स्कूल डेज में सबने करे होते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, राइट? एक कॉम्प्रिहेंशन पैसेज आपको मिलता है, नीचे आपको क्वेश्चंस मिलते हैं, एंड देन यू हैव टू फाइंड आउट द आंसर। सो सेम थिंग, दीज क्वेश्चंस आर वेरी कॉमन। हमारे इंग्लिश के क्लासरूम्स में ये क्वेश्चन बहुत कॉमन होते हैं, जब आपको क्या करना होता है, आपको रीड करना है और आपको क्या करना है, आंसर को फाइंड आउट करना है। बट क्या क्या प्रॉब्लम्स हम इसमें फेस करते हैं, कैसे आपके मार्क्स इसमें लूज होते हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस। हम ये सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको पैसेज दिया है और ऊपर आपको क्या दिए हैं, क्वेश्चन दिए। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे शॉर्ट में आंसर लिखना है।
कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आप फेस करते हैं व्हाइल अटेम्प्टिंग शॉर्ट आंसर क्वेश्चन? वेरी फर्स्ट क्या है? सिनोनिम्स और पैराफ्रेजिंग। अगर आपको नॉलेज नहीं है सिनोनिम्स की या पैराफ्रेजिंग स्किल नहीं है, तो आपके आंसर क्या होते हैं? रॉन्ग हो जाते हैं, बिकॉज मोस्टली स्टूडेंट्स को ये चीज नहीं पता होती कि पैराफ्रेजिंग क्या है और सिनोनिम्स क्या होते हैं। वो क्या करते हैं, सिर्फ कीवर्ड्स को ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं कि कीवर्ड से क्या होगा, मेरा क्वेश्चन मैच हो जाएगा। बट इसमें आपका बहुत टाइम भी वेस्ट होता है और आपको करेक्ट आंसर नहीं मिलता, राइट? कीवर्ड सिर्फ आपको स्टेटमेंट तक, रिक्वायर्ड पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन तक ले जाता है, बट अगर आपको पैराफ्रेजिंग और सिनोनिम आती है तो आपको अपना आंसर बहुत इजीली मिल जाएगा। बट मेक श्योर कि आप टाइम मैनेज करके अपना क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। वर्ड लिमिट की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स के आंसर्स क्या होते हैं, डिडक्ट हो जाते हैं, मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं, बिकॉज वो लिमिट के अकॉर्डिंग आंसर नहीं लिखते। कभी कभी वो ज्यादा आंसर लिख देते हैं, जितना उनको वर्ड लिमिट बोला गया है उसमें आंसर नहीं लिखते, तो आंसर रॉन्ग हो जाता है। अगर आपने अपना हर वर्ड, आपको हर वर्ड पढ़ना ही नहीं है टेक्स्ट का, यहाँ पे आपकी क्या चेक हो रही है, आपकी एबिलिटी चेक हो रही है स्किमिंग और स्कैनिंग की। तो अगर आप सारे वर्ड्स को पढ़ने में टाइम वेस्ट करोगे तो अगेन यू विल बी रनिंग आउट ऑफ टाइम और आपका पेपर कंप्लीट नहीं होगा। बच्चे बहुत सारे वर्ड्स को, ऐसे वर्ड्स उनको मिलते हैं जिनका मतलब उन्हें नहीं पता होता, दे स्टार्ट पैनिक और बहुत सारा टाइम स्पेंड कर देते हैं उस एक सिंगल वर्ड का मीनिंग समझने के लिए। आपको हर वर्ड का मीनिंग नहीं समझना, आपको गेस आउट करना है सेंटेंस को रीड करके कि सेंटेंस आपको क्या कन्वे कर रहा है, कॉन्टेक्स्ट क्या है, राइट? आपको पूरे पूरे सेंटेंसेस को नहीं चेक करना, पूरे पूरे सेंटेंसेस आंसर में भी नहीं लिखने हैं। आपको शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है तो दैट मीन्स आपको शॉर्ट में आंसर लिखना है, लॉन्ग आंसर यहाँ पे नहीं लिखना फुल सेंटेंस का। नाउ व्हाट इज द स्ट्रैटेजी? स्ट्रैटेजी क्या है, आपकी कौन कौन सी स्किल्स यहाँ टेस्ट होती हैं? सो स्किल्स आपकी जो टेस्ट होती है वो होती है आपकी स्किमिंग की स्किल, कि आर यू एबल टू स्किम योर पैसेज क्विकली, क्या आप जल्दी से अपने पैसेज को स्किम कर पाते हो, क्या आपको अपना पूरा ओवरऑल मीनिंग पैसेज का समझ आ रहा है या नहीं। सेकेंड इज आपकी स्कैनिंग की स्किल, कि क्या आप स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के लिए स्कैन कर पा रहे हो कि नहीं। थर्ड इज कि आपके क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, आपको वो समझ आया या नहीं। फोर्थ इज कि क्या आपने कीवर्ड्स को आपने आइडेंटिफाई करा या नहीं। फिफ्थ इज कि क्या आपको अपने सिनोनिम्स और पैराफ्रेजिंग के बारे में पता है या नहीं। तो आपकी 5 स्किल्स को यहाँ पे टेस्ट किया जाता है इन टाइप्स ऑफ क्वेश्चन में। क्या क्या स्ट्रैटेजीज आपको चाहिए? फर्स्ट स्ट्रैटेजी इज कि आप अपनी इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से रीड करो और अपनी वर्ड लिमिट को नोट करो कि आपको इतने वर्ड्स में आंसर लिखना है। सेकेंड इज अपने क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड करो, समझो उसको, और क्या इंफॉर्मेशन आपको फाइंड करनी है पैराग्राफ में ये स्टार्ट करो। कीवर्ड्स को अंडरलाइन करो क्वेश्चंस में ताकि आपके लिए इजी हो जाए फाइंड आउट करना। सिनोनिम्स और पैराफ्रेज वर्ड्स को ध्यान रखो कि आपको अपने कीवर्ड्स के लिए ये सिनोनिम मिल सकते हैं। फाइंड पार्ट ऑफ द टेक्स्ट क्वेश्चन वन रिलेट्स टू, जितना पार्ट आपका क्वेश्चन वन का है आपको लगता है कि इस पार्ट में मुझे क्वेश्चन वन का आंसर मिलने वाला है, तो उसको स्टार्ट सर्चिंग। नेक्स्ट, रीड द क्वेश्चन अगेन, क्वेश्चन को अब दोबारा से रीड करो, मार्क करो अपने आंसर को, उस सेक्शन को चेक करो कि वहां पे आंसर आपको मिला कि नहीं, आइडेंटिफाई करो अपने आंसर को और फिर क्या करो, मूव करो सेकंड क्वेश्चन पे, राइट? इसके थ्रू आप वन बाय वन अपने सारे आंसर्स को क्या करोगे, फाइंड आउट कर पाओगे। नाउ लुक एट द टिप एंड एक्सरसाइज। फर्स्ट टिप इज कि आंसर्स क्या होते हैं, सेम ऑर्डर में होते हैं, जैसे आपके क्वेश्चंस है वैसे ही सेम ऑर्डर में आपको आंसर मिलेगा। अंडरस्टैंड करो, ध्यान से देखो कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसके बाद अपने टेक्स्ट को रीड करो, क्योंकि जब तक आपको क्वेश्चन ही नहीं पता कि आपको फाइंड क्या करना है, आप पैराग्राफ को रीड क्या करोगे। यहाँ पे आपको रीडिंग करके किसी को ये नहीं दिखाना कि आपको आपकी रीडिंग बहुत अच्छी है, आपको रीड करना आता है। यहाँ पे आपको क्या करना है, आपकी रीडिंग की स्किल देखी जा रही है कि आप कितना अच्छे से आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। बहुत बार होता है कि आपको वर्ड लिमिट दी होती है, नो मोर देन 3 वर्ड्स एंड और अ नंबर, तो आप मेक श्योर करो कि आप इस लिमिट को क्रॉस नहीं करोगे, इस लिमिट के अंडर ही अपना आंसर लिखोगे। आंसर्स डू नॉट नीड टू बी ग्रामेटिकली करेक्ट, यहाँ पे आपकी ग्रामेटिकल करेक्शन नहीं देखी जाती, आपको शॉर्ट आंसर में आंसर लिखना है, ये फिल इन द ब्लैंक्स नहीं है, सेंटेंस कॉम्प्लीशन नहीं है, कोई ओपिनियन नहीं लिखना, सिर्फ आपको क्या लिखना है, आंसर लिखना है यहाँ पे।
कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड्स, कुछ क्वेश्चन में कीवर्ड्स नॉर्मली क्या होते हैं? नाउन होते हैं, नाउन के फ्रेजेस होते हैं। तो जब भी आप कीवर्ड्स को फाइंड करोगे, थिंक ऑफ सिनोनिम्स। सिनोनिम्स को देखो, पैराफ्रेजिंग को देखो, राइट? सो दीज आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट टिप्स। जब भी आप अपना शॉर्ट आंसर क्वेश्चन स्टार्ट करोगे अटेम्प्ट करना, यू हैव टू अप्लाई दीज टिप्स। Now here is an exercise on my screen. There are two paras, दो paras आपको दिए हैं, para A and para B. Question number 1, 2, 3. Instruction कह रही है कि आपको no more than 4 words लिखना है. That means 1, 2, 3 और 4 words आप लिख सकते हो. 3 questions. What is the world's first rotating boat lift? World की first rotating boat lift क्या है? Second, what keeps the Fourth and Clyde Canal and Union Canal joined? क्या चीज है जो इन दोनों को join करके रखती है? Third is who wanted to create a dramatic landmark? कौन चाहता था लैंडमार्क क्रिएट करना, ड्रामेटिक लैंडमार्क क्रिएट करना? स्टार्ट रीडिंग योर पैसेज, स्कैन योर पैराग्राफ। फर्स्ट में आपको फर्स्ट रोटेटिंग बोट लिफ्ट बोला है। अगर मैं यहाँ से रीड करना स्टार्ट करूँ तो वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट में मुझे फर्स्ट एंड ओनली रोटेटिंग बोट लिफ्ट का नाम दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है? वो नाम लिखना है। सेकेंड इज कि कौन सी वो चीज है जो दोनों कैनाल को ज्वाइन रखती है? सो अगेन यू कैन स्टार्ट रीडिंग योर पैराग्राफ। देखो, सेकंड पैराग्राफ में मैंने स्कैनिंग करी है, मैं स्कैनिंग के थ्रू हमेशा करती हूँ। हिस्टोरिकली द टू कैनाल्स हैड बीन जॉइंड बाय टाउन ऑफ वर्किंग बाय अ सीक्वेंस ऑफ 11 ब्लॉक्स। तो किसके थ्रू वो ज्वाइन रहते थे दोनों? सीक्वेंस ऑफ 11 ब्लॉक्स के। हु वांटेड टू क्रिएट अ ड्रामेटिक लैंडमार्क? कौन करना चाहता था क्रिएट एक लैंडमार्क? देखो, 1994 the British Waterways Authorities were keen to create a dramatic 21st century landmark. So they were the British Waterways Authority जो थी, जो क्या करना चाहती थी? क्रिएट करना चाहती थी ड्रामेटिक लैंडमार्क। तो जब आप अपने क्वेश्चंस को अच्छे से रीड करते हो, उनको स्कैन करते हो, आप बहुत क्विकली अपने आंसर को फाइंड आउट करते हो। यहाँ पे हमें बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना कि हम 10 मिनट सिर्फ 3 क्वेश्चन पे या 5 मिनट्स भी 3 क्वेश्चन पे लगाएंगे। नो, वी हैव टू डू इट वेरी क्विकली, बिकॉज यहाँ पे आपकी टाइम मैनेजमेंट चेक होती है। प्लीज चेक योर आंसर्स हेयर। अपने आंसर्स को आप चेक कर सकते हो, एक्सप्लेनेशन को भी देख सकते हो। एनी डाउट्स, एनी क्वेरीज आप बाद में कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हो। आई विल रिप्लाई टू ऑल दैट। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा और वो इन्फॉर्मेटिव भी रहा आपके लिए एंड हेल्पफुल भी रहा। अगर आपको हमारी एप्लीकेशन अच्छी लगती है और हमारे फ्री लाइव सेशंस अच्छे लगते हैं, शेयर करो बाकी स्टूडेंट्स के साथ भी, सो दैट वो भी फ्री एजुकेशन कैंपेन में पढ़ पाए, राइट? और सबकी मैं हेल्प कर पाऊँ, सो दैट दे कैन लर्न अबाउट आइल्स कि कैसे आपको ईच टाइप ऑफ क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। आप यूट्यूब पे भी फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। आपको सेशन अच्छे लगे तो प्लीज अपनी वैल्यूएबल फीडबैक को कमेंट सेक्शन में लिखिए। मुझे भी मोटिवेशन मिलती है ताकि मैं और अपकमिंग सेशंस के साथ आऊं और आपको हेल्प आउट कर पाऊं। आप स्टार रेटिंग भी दे सकते हैं यहाँ पे। आई विल बी हेल्पिंग यू कि मैं आपकी हेल्प कर पाऊं, आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में आइल्स क्लियर करवा पाऊं, राइट? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अ लाइव सेशन 9। जो न्यू है प्लीज गो बैक टू सेशन 1 एंड 1 to 8, उनको जाके देखिए। यू विल बी ट्रैक विद मी और हम क्या करेंगे? आइल्स मॉड्यूल को कंप्लीट करेंगे, क्रैक करेंगे, राइट? थैंक यू सो मच। विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन नाउ। बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर।